हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। और आज हम इस लेक्चर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका गोद निषेध नीति। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्यों का विलय और गोद निषेध नीति, तो आज हम गोद निषेध नीति के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर गोद निषेध नीति के माध्यम से किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ जिस गवर्नर जनरल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होता है लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 के बीच में सत्ता में बना हुआ था। तो चलिए बात करते हैं गोद निषेध नीति की। गोद निषेध नीति, ठीक है, गोद निषेध नीति। अब देखिए गोद निषेध नीति में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसमें जिस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 में आता है और 1848 से 1856 तक बना रहता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक व्यवस्था में रहता है। ठीक है, जब ये इस व्यवस्था में रहता है तो इसके द्वारा इतनी द्वंद्व गति से साम्राज्यवाद का विस्तार किया जाता है कि बताते हैं इतिहासकार कि इसके समय ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था और इसके लिए बहुत सारे हथकंडे जो है वो अपनाता है। कोई भी माध्यम हो, जैसे कि किसी भी राज्य पर अनुशासनात्मक विस्तार, यानी कि ये उस पर आरोप लगा देता था कि आपके यहाँ पर जो शासन है वो कैसा है, कुशासन चल रहा है। इसके अलावा ये संधि तोड़ने का आरोप राज्य के ऊपर मढ़ देता था। इसके अलावा गोद निषेध नीति का आरोप उसके ऊपर लगा देता था। इसका सीधा सा मतलब था कि कैसे जैसे तैसे करके भारतीय शासकों के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया जाए, शामिल किया जाए, भले ही उसके लिए इसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसीलिए इसकी जो व्यवस्था थी उसकी ब्रिटिश संसद तक ने क्या की थी, आलोचना की थी। केवल आलोचना की, कार्रवाई कोई नहीं की। ठीक है, देखिए डलहौजी साम्राज्य विस्तार की नीति का, साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन करता है। ठीक है, साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी उसका क्या करता है, पालन करता है। और ये गोद निषेध नीति को अपना हथियार बनाता है। ठीक है, तो जो गोद निषेध नीति होती है उसको ये क्या बनाता है, उसको ये अपना अधिकार वो हथियार बनाता है। सीधा सा मतलब था कि राज्यों को अगर अपने साम्राज्य में शामिल करना है तो उसके लिए कोई बाना चाहिए था और उसके लिए ये बाना सबसे अच्छा होता है। अब आप लोगों के मन में एक विचार जरूर आएगा कि सर गोद निषेध नीति है क्या, क्या है ये। तो गोद निषेध नीति का सीधा सा मतलब ये था कि हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में ये प्रचलन रहा है कि जिस किसी के पास, अगर किसी के पास उसका पुत्र नहीं है या उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो वो किसी और के पुत्र को गोद ले लिया करता था। लेकिन और इसके आने से पहले ये प्रथा बड़ी मात्रा में प्रचलन थी, यहाँ तक कि मुगलों के समय पर भी ये जो है सत्ता में प्रचलन में रही। लेकिन इसके द्वारा इसको निषेध कर दिया जाता है और इस बात को ये नहीं मानता और जिन राज्यों के उत्तराधिकारी नहीं होते उन्हें ये अपने साम्राज्य का क्या मान लेता है, भाग मान लेता है। ठीक है, तो गोद निषेध नीति को अपना क्या बनाता है, ये अधिकार बनाता है। गोद निषेध नीति कोई नई नहीं थी भारत में, इससे पहले भी बहुत सारे मामलों में गोद निषेध नीति जो है उसका पालन किया जाता रहा है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहले से ही मान्यता देती रही, लेकिन डलहौजी जो है इस सब को नहीं मानता था। ठीक है, तो आगे देखिए गोद निषेध नीति को क्या बना लिया इसने, अपना अधिकार बना लिया और धीरे कर करके
धीरे कर करके ये क्या करने लगा, उनको हड़पने लगा। अब देखिए उनको हड़पने के पीछे ये कुछ लॉजिक मानता है, किसी भी राज्य को शामिल करने के लिए कुछ कारण बताता था, जैसे कर्ज ना चुकाने के एवज में राज्य प्राप्त कर लेता था। राज्य क्या कर लेता था, प्राप्त कर लेता, यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो पैसा नहीं चुका पाते थे, उनसे ये उस क्षेत्र के कई जिलों को हड़प लेता था, जैसे कि हैदराबाद के क्षेत्रों को इनके द्वारा हड़प लिया गया। दूसरा, कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़प लिया जाता था, राज्य को हड़प लिया जाता था। तो किसी राज्य पर कुशासन का आरोप ये लोग लगाते थे, बोलते थे कि तुम्हारे राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं चल रही। अगर मैं उसका एक उदाहरण दूं तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, वो होगा अवध। ठीक है, क्या होगा, अवध। तो अवध पर ऐसा आरोप लगाया गया। ठीक है, अवध पर ऐसा आरोप जो है वो लगाया जाता है कि तुम्हारा जो शासन है वो कैसा है, एक कुशासन शासक है। तो अवध को छीन लिया। इसके अलावा तीसरा जो आरोप लगाया जाता था वो गोद निषेध का लगाया जाता था। किसका, गोद निषेध का आरोप। गोद निषेध के आरोप का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिनके पुत्र नहीं थे उनसे बोलते थे कि अब इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए इसको ब्रिटिश में शामिल किया जाता है। मैं अभी बताने वाला हूँ वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि झांसी आपने नाम सुना है, सतारा सुना है, उदयपुर सुना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको पॉइंट जो हैं वो नोट डाउन कर लेने हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं उनके बारे में जिनको गोद निषेध नीति के द्वारा साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो देखते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र, प्रांत और राज्य होते हैं। ठीक है, देखिए तो गोद निषेध नीति में मैं अगर बात करूं कुछ गिने चुने राज्यों की, तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं सतारा। ठीक है, किसके बारे में बात करूंगा, सतारा के बारे में बात करूंगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोद निषेध नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को शामिल किया गया, या किस प्रांत को या किस क्षेत्र को शामिल किया गया। तो सबसे पहले जिसको शामिल किया जाता है वो होता है सतारा। कौन सा होता है, सतारा को शामिल किया जाता है। अब सतारा को शामिल क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण था। तो सतारा को शामिल करने के पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि यहाँ का जो शासक बना था, कौन बना था, प्रताप सिंह। इसको हटा के इसका भाई अप्पा शासक बन जाता है। ठीक है, और 1848 में क्या होती है, अप्पा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं होता। ठीक है, 1848 में अप्पा की मृत्यु हो जाती है। 1848 में अप्पा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। उत्तराधिकारी के अभाव में इसको ब्रिटिश इंडिया, इसको ब्रिटिश
इंडिया का भाग मान लिया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया का क्या मान लिया जाता है, इसको भाग मान लिया जाता है। वो लोग कहते हैं कि हमें इसकी अनुमति दे दो, हम किसी गोद लिए हुए पुत्र को गद्दी पर बैठा देंगे, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं मानते और इसको किस में शामिल कर लिया जाता है, अंग्रेजी सत्ता में स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जैतपुर और संबलपुर, किसको, जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर, ठीक है, संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर को मिलाया गया, ठीक है। तो जैतपुर और संबलपुर को क्या किया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। इनका भी बिल्कुल यही था, उत्तराधिकारी के अभाव में इनको भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है, हिस्सा बना लिया जाता है। तो जैतपुर और संबलपुर का आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, कब की घटना मानी जाती है, ये 1849 की मानी जाती है, 1849 की, जब नारायण राव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, नारायण राव। ठीक है, तो 1849 में नारायण राव की मृत्यु हो जाती है। समझ आइए आपको बात। अब देखिए, अगला लेते हैं बागट। विजय सिंह था बागट का शासक, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को अंग्रेज नहीं मानते। ठीक है, तो बागट 1849 शासक कौन होता है वहाँ का, विजय सिंह। और जो विजय सिंह था, इसके कोई पुत्र नहीं होता, और इसके पुत्र नहीं होता तो इसके उत्तराधिकारी का मामला ही बिल्कुल शून्य पड़ जाता है। और डलहौजी इसी के इंतजार में बैठा था कि ऐसा कोई शासक मिले। ठीक है, तो विजय सिंह के कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, इस कारण इसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, कहाँ मिला लिया गया, तो इसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। कौन सी जगह जो पड़ती है, वो है बागट। अब बागट के बाद अगर मैं बात करता हूँ उदयपुर की, ठीक है, कहाँ की बात करता हूँ, उदयपुर की बात कर रहा हूँ। कौन से उदयपुर की, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, आपको याद रखना है उदयपुर एमपी। तो यहाँ का भी शासक, ये बड़ा क्षेत्र था, लगभग 20,000 वर्ग मील में फैला हुआ था, 2000, ठीक है, 2000 वर्ग मील में फैला हुआ था। यहाँ का जो शासक होता है, इसके भी कोई पुत्र नहीं होता, और यहाँ के शासक, ये लिख लेना आप लोग, यहाँ के शासक को भी उत्तराधिकार के अभाव में इसको भी ब्रिटिश सत्ता में शामिल कर लिया जाता है। यानी कि उदयपुर भी अब किसका भाग हो जाता है, तो वो भी ब्रिटिश सत्ता का भाग हो जाता है। समझ में आई आपको बात। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण, जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हो, और वो है झांसी। तो झांसी के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इसीलिए झांसी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो झांसी के शासक 1835 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है रामचंद्र राव की। और रामचंद्र राव की मृत्यु के बाद
इनके चाचा रघुनाथ राव को क्या हुआ, शासक बना दिया जाता है। रघुनाथ राव की भी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके रघुनाथ राव उनके भाई होते हैं, रघुनाथ राव को क्या बनाया जाता है, रघुनाथ राव के भाई गंगाधर राव को झांसी का क्या बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। यहीं से स्टोरी शुरू होती है, गंगाधर राव, ठीक है। तो गंगाधर राव होता है, इसको झांसी की जो जिम्मेदारी है वो दे दी जाती है, और जब इनको जिम्मेदारी दे दी जाती है तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो गई, 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया था, 1853 में क्या हुई, इनकी मृत्यु होती है, तो इन्होंने आनंद राव को क्या ले लिया, गोद ले लिया था। आनंद राव को गोद ले लिया था। आनंद राव की जो उम्र होती है वो काफी कम होती है, और डलहौजी के द्वारा यह कह दिया जाता है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बोला जाता है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आनंद राव की दावेदारी को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी के विरुद्ध में झांसी की रानी क्या करती है, संघर्ष करती है, और जब संघर्ष करती है तो ऐसा संघर्ष होता है जिसमें अंग्रेजों के पसीने तक छूट जाते हैं। तो ये स्टोरी होती है झांसी की, जो मैंने आपको बताई है झांसी। तो झांसी के जो वास्तव में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता बड़ा, इस कारण से फरवरी 1854 में क्या कर लिया गया, इसको शामिल कर लिया जाता है। किसमें शामिल कर लिया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है, यहाँ लिख लो। 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया जाता है, ठीक है। तो किसका भाग बना लिया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया जाता है, ठीक है। 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया जाता है। अब मैं आगे बात करता हूं नागपुर की, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, और आगे बात करेंगे नागपुर के बारे में। तो देखिए नागपुर में क्या होता है, किस प्रकार नागपुर को भी गोद निषेध नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए नागपुर, तो नागपुर क्या था, एक बड़ा क्षेत्र था, और नागपुर का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 80,000 वर्ग मील में फैला हुआ था, और इसकी 40 लाख रुपए क्या थी, वार्षिक आय थी। कितनी आय थी, 40 लाख रुपए वार्षिक आय थी। 80,000 वर्ग मील में ये फैला हुआ था। इसके बाद इसको भी क्या किया जाता है, उत्तराधिकारी के अभाव में अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा इसको बना लिया जाता है, ठीक है। इसको भी अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। तो आप लोगों को यह बात समझ में आई कि नागपुर जो होता है, तो नागपुर को भी अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बना लिया जाता है, हिस्सा बना लिया जाता है। तो समझ में आई किन किन क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाता है। अगर हम गोद निषेध नीति का एक प्रकार से आकलन करें, उसका मूल्यांकन करें, उसका विवरण देखें, तो ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से साम्राज्य विस्तार पर आधारित थी, और ये डलहौजी की मानसिकता का क्या था, फर्क था। इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, उल्टे सीधे तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। समझ में आई आपको ये बात। और इसी के आधार पर 1857 की क्रांति में भी कुछ कारणों में से एक कारण इस गोद निषेध की नीति को भी माना जाता है, जिसके कारण झांसी की रानी जैसे
योद्धाओं को 1857 की क्रांति में क्या लेना पड़ता है, भाग लेना पड़ता है। हो सकता है कि अगर उस समय आनंदराव को उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता, उनकी बातों को मान लिया जाता, तो ये सब कुछ झांसी में नहीं होता, ये सब कुछ नागपुर में नहीं होता, अवध में नहीं होता, उदयपुर में नहीं होता। तो इस प्रकार गोद निषेध नीति जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए अपनाई गई नीतियों में शामिल की जाती है। और डलहौजी की इस नीति की बहुत इतिहासकारों ने कटु आलोचना की है। इसके अलावा ब्रिटिश संसद के भी सांसदों ने उस समय, उस दौरान इस नीति की आलोचना की थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार गोद निषेध नीति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। गोद निषेध नीति में जो जो राज्य हैं उनको किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता में शामिल किया गया था, ये भी आपको मालूम चल गया होगा। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर मैंने आपको कराया है गोद निषेध की नीति वाला, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में आए तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो आज हम इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं और कल फिर नए लेक्चर के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।